तो यस, हम लोग अब लास्ट के पार्ट में आ गए। थोड़ी चीज़ें बची है। फंक्शंस क्या होता है? तो अभी अगर मैं देखूँ, ये हमारी स्क्रिप्ट जो है ये हमने खुद ने लिखी है, कहीं से उठाया नहीं है, खुद ने लिखी है। फिर भी कितने लाइंस की होगी? 38 लाइंस की स्क्रिप्ट होगी, राइट? काफ़ी बड़ी होगी ना। ऐसा ही होता है जब हम किसी सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं। इससे भी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ेगी। लेकिन फंक्शंस बीच में कहाँ गए? हम तो यहाँ पर शेल स्क्रिप्टिंग, लिनक्स से कुछ कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे थे, लूप्स पढ़ रहे थे, लेकिन अब फंक्शंस का यहाँ पर क्या यूज़ है, तो पहले वो देखेंगे। तो हम नई शुरुआत कर रहे हैं, तो नया पेज लेंगे। तो सबसे पहली बात, फंक्शन होते क्या है? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ व्हाट आर फंक्शंस लिखते हैं। व्हाट आर फंक्शंस? सो व्हाट आर फंक्शन, सिंपल टर्म में अगर मैं बोलूँ तो रीयूजेबल कोड। अब इतने बार बार सिमिलर चीज़ अगर हमको एक किसी सर्वर पे करनी होगी, तो हम क्या करेंगे? सिमिलर सेट्स ऑफ, अगर तुम सोचो सिमिलर लिस्ट ऑफ कमांड्स तुमको बार बार यूज़ करनी है, तो तुम क्या करोगे? एक फंक्शन अंडरस्कोर नेम, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कमांड्स दे दोगे, फंक्शन को एक नाम दे दोगे, उस फंक्शन को फिर कॉल करोगे। हमको बार बार वो लिस्ट ऑफ कमांड्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लिस्ट ऑफ कमांड्स को किसी एक फंक्शन के नाम से कहलाने लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा? हमें सारे के सारे लिस्ट ऑफ कमांड्स को बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझो कि 10 कमांड्स है, हमको बुलाना है, 10 स्टेप्स है, उस 10 स्टेप्स के ग्रुप को हम एक नाम दे देंगे, उसको हम बोलेंगे फंक्शन। इससे क्या होगा? इससे जो हमारा फाइल होगी, स्क्रिप्ट होगी, उसको बेटर, उस पर हम बेटर ओवरव्यू देख सकेंगे, और कॉम्प्लिकेटेड फाइल नहीं लगेगी वो। मतलब यहाँ पर समझने के लिए एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा। कंपनी में क्या करेंगे? एक फंक्शन बना देंगे, उसके अंदर सेट ऑफ कमांड्स होंगे। अगर वो फंक्शन क्या है वो हमको किसी को जानना है, तो फंक्शन का एक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो ये जो फाइल जो बनेगी, जो स्क्रिप्ट जो बनेगी, वो नीट एंड क्लीन बनेगी, समझने में आसानी होगी। 100, 150, 200 लाइन की स्क्रिप्ट नहीं होगी, राइट? तो इसलिए फंक्शंस सिंपल टर्म है। ये सब बाकी का तो मैंने तुमको एक्सप्लेन करने के लिए बोला। लेकिन अगर फंक्शन कोई पूछता है व्हाट इज फंक्शन, फंक्शंस आर रीयूजेबल कोड। सिंपल। इसको और सिंपल करना है, हमने क्या किया था? हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया था। समझो कि मैं लिस्ट ही लिखता हूँ यहाँ पे डॉलर, और यहाँ पे एलएस। मैंने क्या किया था? एक कमांड का जो आउटपुट रहेगा उसे एक वेरिएबल में स्टोर किया। करंट डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स रहेंगे उसको मैं लिस्ट कर रहा हूँ, उसे एक वेरिएबल में स्टोर किया था। तो अभी मैं लिस्ट ऑफ कमांड्स का जो आउटपुट रहेगा उसे नहीं, अभी मैं लिस्ट ऑफ कमांड्स को एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा। सिंप्लीफाई हो गया अभी? ओके, और सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या करते हैं? सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिकल कमांड्स को एक ग्रुप में लिस्ट करते हैं, और उस लिस्ट को, उस ग्रुप को नाम दे देते हैं, उसे भी कहते हैं फंक्शन। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है अभी? नहीं होगा शायद, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे व्हाइल लूप है, कहीं पे नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे ये तो हैंग हो गया, तो मैंने रिफ्रेश किया उसे। अब यहाँ पे sudo su, फिर बाद में cd रूट में गए, फिर cd ट्रेनिंग में गए, यहाँ पे कैट करूँगा मैं जो वाइल लूप है उसे,
और यहाँ पे जो वाइल लूप के अंदर जो लिखा था, मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। समझो यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मेरे नोटपैड प्लस प्लस में पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब इस लाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, इस लाइन को मैंने रिमूव कर दिया। अब ये क्या है, दीज आर सेट ऑफ कमांड्स, दीज आर द लिस्ट ऑफ कमांड्स, तुम बोल सकते हो इसको, that does a specific thing. These are the list of commands, set of command that does a specific thing. Now I am going to store this list of command that does a specific thing inside a function and name that function with a particular name. Right? उस फंक्शन को मैं उस फंक्शन को मैं कोई एक नाम दे दूंगा, उसका भी नामकरण कर लिया, एक फंक्शन का भी हमने नामकरण कर लिया। अब मैं डिसाइड करूंगा कि उस फंक्शन को कहाँ पर कॉल करना है, कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है और कितने बार एग्जीक्यूट करना है। सिंपल, जैसे कि हमने वेरिएबल में किया था, हमने वेरिएबल को खुद से ही नाम डिसाइड किया था। अगर लिस्ट के जगह पे मैं बिस्किट भी नाम दे दूँ तो भी चलेगा, या फिर पार्ले भी नाम दे दूँ तो भी चलेगा। वेरिएबल का नाम तुम कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। उसी तरीके से फंक्शन नेम भी तुम कुछ भी दे सकते हो। सिंप्लीफाई हो गया। यही क्वेश्चन होते हैं, जो मैं टर्म्स बोलता हूँ, जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ, वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो अब क्या, मैंने ये तो यहाँ पे रख दिया, मैंने बता भी दिया वेरिएबल को जैसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, फंक्शन को भी हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं इसका नाम क्या दूँ, अभी आप लोग चलो मैं लिख देता हूँ, फंक्शन को नाम देता हूँ टोटल स्कोर। ये मैंने नाम दे दिया फंक्शन को। अब मैंने यहाँ पे दे दिया करली ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट ओपन किया है तो करली ब्रैकेट को एंड भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये मैंने मेरा फंक्शन अब बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ। एक मिनट, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, मैं गया मेरे AWS पे। यहाँ पे मैं नाम दूंगा, क्या करूँ, मैं ls करता हूँ, कोई खाली स्क्रिप्ट है क्या? तो चलो रीडर इनपुट स्क्रिप्ट थी, उसको ही अपन खाली कर देते। vi में जाते हैं, रीडर इनपुट स्क्रिप्ट में जाते हैं, यहाँ पर गए, आई प्रेस किया और कंट्रोल भी नहीं चला, तो यहाँ पे आके सेव करके बाहर गए और फिर से वापस आए, यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। मेरे फंक्शन का नाम क्या है, टोटल स्कोर। मेरे फंक्शन का नाम है टोटल स्कोर, और बाकी के अंदर जो हमने हमारे जो कमांड थे वो वैसे के वैसे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्टोर करता हूँ, सेव करता हूँ, और ये जो रीडर इनपुट जो फाइल है इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। भाई कुछ भी तो नहीं हुआ। अगर इसके जगह पे मैंने इस फंक्शन में क्या स्टोर किया, पहले वो देखो। ये स्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है टोटल स्कोर नाम से, उसके अंदर मैंने व्हाइल लूप को कॉपी किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जब इस फंक्शन को, या फिर जिस स्क्रिप्ट के अंदर ये फंक्शन था, उस स्क्रिप्ट को जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये फंक्शन का कुछ आउटपुट ही नहीं आया। अब मेरे को आ गया टेंशन, तो मैंने सोचा भाई फिर फंक्शन का यूज़ क्या है। अब मैं जो व्हाइल लूप जो है, जिसके अंदर सेम चीज़ें लिखी है, सिर्फ हमने उसे फंक्शन में नहीं लिखा है। मैं व्हाइल लूप को अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो पूछेगा एंटर स्कोर, मैंने बोला 10, मैंने बोला 20, वो बार बार दे रहा है टोटल स्कोर, मैंने बोला 1। अब मैं बोर हो गया, मैंने क्यू करके एग्जिट कर दिया, क्यू करके एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई फंक्शन के तो बहुत फ़ायदे बताए, लेकिन मैंने जब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया तब तो फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। तो फंक्शन का पर्पज़ है क्या अगर वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को कुछ तो पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से vi करके हमारी जो रीडर फाइल स्क्रिप्ट जो थी उसमें चले गए। मैं बोला ठीक है, यहाँ पर कुछ रह तो नहीं गया, मैंने बोला नहीं,
ओह, तो कुछ रह गया था। क्या रह गया था? हम इस फंक्शन को वेरिएबल से कंपेयर कर रहे हैं, तो एक चीज़ तो रह गई। हमने वेरिएबल में जब, यहाँ पर मैं इसको लिस्ट ही लिख देता हूँ, जब हमने ये लिस्ट वेरिएबल को कॉल किया था, मतलब डिक्लेयर किया था, जब मैंने कॉल नहीं किया था, मैंने जब इस लिस्ट वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ये जो हम कर रहे हैं किसी कमांड की आउटपुट उस वेरिएबल में एज एन इनपुट डालने का काम जो कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डिक्लेयरिंग दी, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, डिक्लेयरिंग दी वेरिएबल। फिर बाद में हम क्या करते हैं, हम उस वेरिएबल को कॉल कर रहे थे। These are the list of files करके डॉलर लिस्ट, देखो अपने आप आ गया। हमने क्या किया, डिक्लेयर भी किया, और इस स्टेप में हमने क्या किया, वी आर कॉलिंग दी फंक्शंस, नहीं, वी आर कॉलिंग दी वेरिएबल। तो अगर हम फंक्शन को वेरिएबल से कंपेयर कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और मैंने उसको कॉल किया, तभी मुझे उसका आउटपुट मिला। उसी तरीके से फंक्शन को यहाँ सिर्फ मैंने डिक्लेयर किया है, मैंने उसको कॉल नहीं किया है। तो हाउ वी कैन कॉल अ फंक्शन इन आर स्क्रिप्ट? ओके, पहले वो देख लेते, राइट। तो अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है इस स्क्रिप्ट के थ्रू। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं पड़ेगा, मुझे बस फंक्शन का नाम लिख देना है। मैंने देखो यहाँ पर टोटल लिखना स्टार्ट ही किया था, टोटल आ भी गया। इसी तरीके से मेरे को ये जो विम फाइल है ना, यहाँ पे जाना है और टोटल अंडर स्कोर ये करके कोलन WQ। अब अगर मैं इस रीडर इनपुट डॉट sh को एग्जीक्यूट करूंगा, तो इस स्क्रिप्ट फाइल के अंदर मैंने फंक्शन को डिक्लेयर भी किया है और मैंने फंक्शन को कॉल भी किया है। अब वो पूछेगा स्कोर बता, 10, टोटल 10 हो गया, 20 टोटल 30 हो गया, 10 टोटल 10 हो गया, 11। अब मैं बोर हो गया। समझा फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को हम कॉल कैसे कर सकते हैं। भाई मुझे जमेगा कि ये इजी है, सब कुछ इजी है। तो अब पता चला फंक्शन क्या करता है, मतलब फंक्शन सिमिलर टाइप ऑफ कोड को, सेम नहीं बोल रहा हूं मैं, सिमिलर टाइप ऑफ कोड को ग्रुप करते हैं। फंक्शन सिमिलर टाइप ऑफ कोड को ग्रुप करते हैं। तो चलो ये तो हो गया। अभी जैसे कि मैंने स्क्रिप्ट के अंदर पैरामीटर्स पास किए थे, फर्स्ट पैरामीटर $1, सेकेंड पैरामीटर $2, क्या मैं उस तरीके से इस फंक्शन को पैरामीटराइज कर सकता हूं? नाइस क्वेश्चन, कर सकते हो। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हाउ कैन वी ऐड पैरामीटर्स टू दिस फंक्शन। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि शेल स्क्रिप्ट को भी हम पैरामीटराइज कर सकते हैं, मतलब उनको पैरामीटर ऐड कर सकते हैं, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3। उसी तरीके से फंक्शंस को भी हम पैरामीटराइज कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा एक फाइल क्रिएट करता हूँ, vi create underscore file dot sh। यहाँ पे जाता हूँ // shebangs bin/bash। यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन को नाम देते हैं create underscore file, राउंड ब्रैकेट में करली ब्रैकेट,
अब यहाँ पे देते हैं फाइल नेम इज इक्वल टू हमारा पहला पैरामीटर $1। अब टच डॉलर फाइल नेम, इससे क्या होगा, एक एम्प्टी फाइल क्रिएट होगी। इको हो गई क्या नहीं पता करने के लिए डॉलर फाइल नेम क्रिएटेड। अब चलो यहाँ तक हो गया। अब मैंने अब तक सिर्फ क्या किया है, इस फंक्शन को डिक्लेयर किया है। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। तो क्रिएट अंडरस्कोर फाइल का नाम देता हूँ test.txt। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब ls-l करके क्रिएट फाइल.sh को देखेंगे, यूज़र एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। फिर से वही chmod यूज़र को हम देंगे एग्जीक्यूटेबल परमिशन, क्रिएट फाइल.sh। अब ls-l करके देखेंगे, ग्रीन हो गया, एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ गया। अब हम देखेंगे इसको एग्जीक्यूट करके, फाइल test.txt क्रिएटेड। और अगर मैं ls करके देखूंगा तो test.txt फाइल क्रिएटेड। अब मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, rmf फोर्सफुली test.txt को रिमूव कर दिया। ओके, अब एक क्वेश्चन, हाउ मेनी पैरामीटर्स कैन वी ऐड टू दिस फंक्शन। इस फंक्शन को हम कितने पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं? मैक्सिमम 5। वाई ये कंस्ट्रेंट क्यों दिया गया है? क्योंकि फंक्शंस का काम है चीज़ों को इजी करना। अगर हम मल्टीपल पैरामीटर्स देंगे, 5 से ज़्यादा पैरामीटर्स उनको देंगे, तो जो उसकी रीयूजेबिलिटी है, जो उसको चीज़ों को इजी करना है, जो वो हम मेंटेन नहीं कर रहे। तो फंक्शंस को मैक्सिमम कितने पैरामीटर पास कर सकते हैं? मैक्सिमम 5। उससे ज़्यादा करने क्या नहीं करने, बस इतना याद रखो। क्यों ऐसा, क्यों क्या करना है? मैक्सिमम 5 पैरामीटर देने, बस। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ काम के नहीं है। ओके, तो चलो यहाँ तक हो गया, हमने एक फाइल क्रिएट की। अब मैं देखता हूँ कि मैं 2-3 फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। vi क्रिएट फाइल.sh में गया। अब मैं प्रेस करता हूँ यहाँ से, ये txt फाइल थी। अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट फाइल test.sh फाइल दे देता हूँ। ओके, अब अगर ये स्क्रिप्ट फाइल है तो इट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड। तो अगर इट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड, तो मैं बाद में इतना दिमाग क्यों लगाऊं कि उसको chmod यूज़र को एग्जीक्यूटेबल परमिशन दूँ? मैं वो भी स्क्रिप्ट में ऐड कर देता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? तो ट्राई करके देखते हैं क्या मैं कर सकता हूँ क्या। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इफ फाइल स्क्रिप्ट फाइल दे देते हैं यहाँ पे, स्क्रिप्ट फाइल इज इक्वल टू $2, मतलब ये सेकेंड पैरामीटर है। ओके, तो इफ स्क्रिप्ट फाइल है कि नहीं, मैंने क्या दिया, ये स्क्रिप्ट फाइल है कि नहीं, ये पैरामीटर, ये कहाँ पे मैंने यूज़ किया है इसका? मैंने $1 का कहीं यूज़ किया है क्या? एक बार सोचो, ये जो फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा था, तब ये जो फर्स्ट पैरामीटर जो दे रहा था, तब मैं फाइल नेम दे रहा था ना, ये फाइल का नाम ही है ना, तो मैंने ये फाइल नेम फर्स्ट पैरामीटर से दिया है। अभी ये मैंने क्या दिया, स्क्रिप्ट फाइल $2, इसका कुछ तो पर्पस रहेगा। तो अभी क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देते हैं। इसको थोड़ा अपन क्या करते हैं, खुला खुला करते हैं। अब
अब इफ कंडीशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लगाते हैं कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लगाते हैं, स्पेस देना है यहाँ पे, अगर ये स्क्रिप्ट अंडरस्कोर फाइल जो है स्पेस देके इज इक्वल टू, अगर ट्रू है, ये हमेशा डबल नेटेड कॉमा में ही रहेगा वेरिएबल, अगर ये ट्रू है स्पेस दिया तो क्या होगा, देन हमको क्या करना है, एक्शन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, chmod यूजर प्लस एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी है, किसको देनी है, किसको देनी है, सोचो, स्क्रिप्ट फाइल को देंगे या फाइल नेम को देंगे, फाइल नेम को देंगे, फाइल नेम को देंगे, राइट। अब एक बार देकर हो गया एग्जीक्यूटिव परमिशन, तो हम कमेंट भी कर देते हैं, एडेड एग्जीक्यूटेबल परमिशन। अब ये एक पेज में रहे इसलिए हम लोग इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे एफ आई करते के साथ अपने आप एडजस्ट हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 पैरामीटर दिए। अब मैंने दूसरे पैरामीटर का यूज़ किया कि कहीं नहीं किया, तो अब दोनों पैरामीटर मुझे देना ही है क्या। अगर समझो मैंने दूसरा पैरामीटर नहीं दिया, पहली फाइल है उसके अंदर मैंने पैरामीटर नहीं दिया, इसका मतलब क्या, वो फॉल्स रहेगा ऐसा या ट्रू रहेगा, ये तुमको सोचना। ये दूसरे इस पे मैंने इसको ट्रू दे दिया। ओके, अब मैंने इसको सेव किया, इसके थ्रू एक बार गो थ्रू करो, आपको समझ में आ जाएगा। WQ, अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा क्रिएट फाइल डॉट sh को, फाइल test.txt क्रिएटेड, फाइल test.sh क्रिएटेड, एडेड एग्जीक्यूटेबल परमिशन। तो अभी ls-l करते हैं और test.sh और test.txt इनको ls-l करते हैं। test.sh जो फाइल है उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दी मैंने और इसे नहीं दी, समझ में आ गया। अब vi करते हैं क्रिएट फाइल डॉट sh को, तो इसको एक बार हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। पहले इसको फंक्शन क्या है पता चल गया, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं पता चल गया, फंक्शन के अंदर क्या रहता है, लिस्ट ऑफ कमांड्स रहते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ कमांड्स रहते हैं पता चल गया। अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं वो पता चल गया, डिक्लेयर करना कॉल करना पता चल गया। क्या हम फंक्शन को पैरामीटराइज्ड कर सकते हैं, पता चल गया कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर पैरामीटराइज्ड करके फंक्शन के अंदर क्या मैं इफ एल्स कंडीशन लगा सकता हूँ, लगा दी मैंने। क्या मैं फंक्शन के अंदर के जो मैं फाइल्स क्रिएट कर रहा हूँ उसके अंदर डिफरेंशिएट करके जो भी स्क्रिप्ट फाइल है, क्या उस स्क्रिप्ट फाइल को क्या मैं एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे सकता हूँ विद इफ एल्स कंडीशन, यस। इसको चाहिए तो 0.75 के स्पीड से देख लेना। अब रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, अब ये क्या है भाई, रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, पहले फंक्शन हुआ फिर पैरामीटर हुए, अब रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फंक्शन के बारे में हम देख रहे हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला था, रिटर्न फंक्शन इन फंक्शन, फंक्शन के अंदर रिटर्न क्या काम करता है। तो अभी कहाँ गए हम लोग, एक काम करते हैं कि रिटर्न फंक्शन के लिए एक सेपरेट ही फाइल बनाते हैं। चलो, तो vi में जाते हैं, रिटर्न फाइल डॉट sh, आई में गए, अब काम बढ़ा के रहता हूँ मैं हमेशा, देन बैश, कमेंट रहने देता तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब समझो कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन को नाम देता हूँ कि टोटल, टोटल नाम दिया, कर्ली ब्रैकेट दिया। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जो सम इज इक्वल टू डॉलर, ओ समझ गए तुम लोग, मतलब मैं कुछ इंटीजर्स को ऐड करने वाला हूँ। $1 प्लस $2, ये क्या रहेंगे, ये पैरामीटर्स रहेंगे। $1 प्लस $2 ये पैरामीटर्स रहेंगे। किसको पास करेंगे हम ये पैरामीटर,
टोटल नामक फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे उस समय पर इस पैरामीटर्स को हम कॉल करेंगे। समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर रिटर्न फंक्शन का यूज़ करूँगा। रिटर्न फंक्शन और क्या, ये जो सम जो है ये मैंने यहाँ पे दिया। ओके, अब अगर मैं समझो यहाँ पर इको करता हूँ किसको, डबल एडेड कॉमा के अंदर डॉलर के अंदर सम को, और मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और 2 7 ये देता हूँ, तो क्या होगा देखते हैं। एक मिनट, वी में फिर से जाते हैं और यहाँ पे दिस इज द वैल्यू अब पता है मेरे को इसको एग्जीक्यूटिव परमिशन नहीं है तो हम देखते नहीं बैठेंगे। रिटर्न फाइल डॉट sh, अब इसको एग्जीक्यूट किया, कुछ आया नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। अब मैं वी में जाता हूँ, फिर से मजाक कर रहा हूँ मैं, और जाके यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। अब डब्ल्यू कर रहा हूँ, अब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, दिस इज द वैल्यू 9। ओ भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो गया। तो रिटर्न फंक्शन क्या करता है, रिटर्न फंक्शन से एग्जिट करने का काम करता है, और एग्जिट कमांड यूजर से बैश स्क्रिप्ट से एग्जिट होने का काम करता है। एग्जिट कमांड स्क्रिप्ट फाइल से या फिर स्क्रिप्ट से फाइल एग्जिट होने का काम करता है, और रिटर्न कमांड फंक्शन को एग्जिट कराता है। समझ में आया? हम लोग वी में गए, ये रिटर्न फंक्शन को जो कमेंट किया था इसको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको और एक चीज़ सीखनी है, लास्ट कमांड की वैल्यू हमको देखनी है, वैल्यू ऑफ द लास्ट कमांड। तो अब वो कैसे देखेंगे, समझो कि मैं यहाँ पे रिजल्ट देता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू $? भाई ये $? बहुत खतरनाक चीज़ है, काम में आएगी। अब हमको क्या क्या देखना है यहाँ पर, कि ये एग्जीक्यूट हुआ, ये यहाँ पर एग्जीक्यूट कैसे होगा, जब मैंने फंक्शन को कॉल किया। देखो, टोटल नाम का फंक्शन है 2 और 7, ये आर्ग्यूमेंट है, ये पैरामीटर है, ये सम हुआ, इनका कितना हुआ 9, ये सेकेंड लाइन पे आया, रिटर्न हो गया। तो ये जो है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन अब फिर से मैं यहाँ पर आ गया तो फंक्शन रिटर्न हो गया, ये एग्जीक्यूट कुछ हुआ नहीं, इको वगैरह। अब मैं रिजल्ट पे आ गया, तो अब रिजल्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। रिजल्ट क्या एग्जीक्यूट दिखता है, लास्ट कमांड। अभी लेटेस्ट कमांड कौन सी चली थी, रिटर्न वाली, उससे पहले कौन सी चली, सम। तो मेरे को क्या मिलेगा, $? की, यानी ये जो रिजल्ट जो है इसकी वैल्यू मिलेगी, राइट। कैसे मिलेगी, जब मेरे को चाहिए होगी। तो मैं आई प्रेस करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट मोड में जाता हूँ, इको करता हूँ $रिजल्ट, कौन सा वाला, ये जो $? क्या करता है, लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड की वैल्यू देता है, लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड की वैल्यू देता है, राइट। उसको मैंने स्टोर किया, इसको मैंने स्टोर किया इस वेरिएबल में, और उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे कॉल किया। नाइन आ गया, राइट। अगर समझो मैं वी.आई. के अंदर जाके इसको भी कमेंट कर दूं, इसको भी कमेंट कर दूं, इसको भी कमेंट कर दूं, तो क्या आउटपुट आएगा,
दिस इज द वैल्यू ऑफ 9। अब इको की कमांड फंक्शन के अंदर जो लिस्ट ऑफ कमांड थे वो अभी चली, और अगर वी आई में जाके इसको अनकमेंट कर दिया, इसको अनकमेंट कर दिया, इसको अनकमेंट कर दिया, और अब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो 9 चली। मतलब जो इको की कमांड फंक्शन के बाहर कॉल हुई थी वो चली है। रिटर्न का यूज केस पता चला? नाइस। मैं एक बार वी आई करके ओपन करके रख देता हूँ, मतलब आंखों के सामने रहेगा तो अच्छा लगेगा। ये रिटर्न का यूज केस है, इसको याद करो। रिटर्न फंक्शन का काम क्या है? ये वाली जो डॉक्यूमेंट है ये भी मैं दे दूंगा। ओके तो हो गया, यहाँ तक था। अब थोड़ा सा बचा है, तो यहाँ तक हो गया हमारा। जो बैश स्क्रिप्टिंग जो थी वो हमारी कंप्लीट होगी। अब हम बैश स्क्रिप्टिंग को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? बैकअप के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, फिर बाद में सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तीनों चीज़ याद रखना, बैकअप्स लेने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये 3 मेजर हमारे प्रोफाइल के लिए, ये 3 चीज़ें हमें आनी चाहिए। अब बैकअप के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि समझो किसी एक मशीन से बैकअप लेना है हमको, उस बैकअप को हमको स्टोर रखना है। जैसे कि EC2 इंस्टेंस है, हमने EBS वॉल्यूम उसको अटैच रखा है। EC2 इंस्टेंस के ऊपर एक एप्लीकेशन रन हो रहा है, वहाँ पर उसके लॉग स्टोर हो रहे हैं। उस लॉग्स का हमको क्या करना रहेगा, बैकअप लेना पड़ेगा। और उसको बैकअप लेकर हमको क्या करना है कि EBS वॉल्यूम के अंदर उसको स्टोर रखना है। तो क्या करेंगे, वहाँ पे EBS वॉल्यूम में स्टोर करके उसको टार फाइल में कन्वर्ट करना है। बस ये काम है। ये जो बैकअप जो रन एग्जीक्यूट करना है हमको, ये हमको पर 60 सेकेंड में, हर 60 सेकेंड में करना है, कुछ कपल ऑफ मिनट्स में करना है। ये हमको बैकअप स्क्रिप्ट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। और मेजॉरिटी क्या होता है कंपनीज में, ये इनका जो बोलते हैं ना कि स्केलेटन ऑलरेडी लिखा होता है, हमको बस वैल्यूज़ में चेंजेस करनी पड़ते हैं। लेकिन ये चीज़ें समझने के लिए हमको ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आने चाहिए। तो इतना अगर तुमको आ गया, इसके अंदर की चीज़ें तुमको समझ में आ गई, तो तुमको शेल स्क्रिप्टिंग आ गया ऐसा समझो। ओके अब फिर बाद में और ये कि मॉनिटरिंग स्क्रिप्ट होगी। मॉनिटरिंग स्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे कि कोई पोर्ट्स ओपन है क्या, वो हमको देखना है। जो ऐप सर्विस रनिंग है, समझो कोई एक सर्विस रनिंग है, क्या वो सर्विस रनिंग है क्या नहीं, उसके लिए हमको स्क्रिप्ट्स लिखने पड़ेंगे। तो ये पहले स्क्रिप्ट्स बहुत लिखने पड़ते थे इनिशियल डेज में। अब मॉनिटरिंग के अलग अलग टूल्स आ गए। लेकिन अगर तुमको प्रोजेक्ट मिलता है तो वहाँ पर स्क्रिप्ट्स लिखे होते हैं, वहाँ भी हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन ही करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स स्क्रिप्ट्स को कॉन्फ़िगर करना, उनमें कुछ हमारे वैल्यूज़ चेंज करने, होस्ट का नेम बदलना, जो सर्विस है उसका नाम बदलना, पोर्ट्स चेंज करने, IP एड्रेसेस चेंज करने, और स्क्रिप्ट को समझना। बस ज़ीरो से लिखना नहीं है हर एक चीज़, एकदम ज़ीरो से सब कुछ करना नहीं आता, नहीं मिलेगा मतलब। ओके तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आ गए। मॉनिटरिंग स्क्रिप्ट्स के बारे में ही पता चल गया। मॉनिटरिंग स्क्रिप्ट में क्या करते हैं लिख लेना, बैकअप स्क्रिप्ट्स में क्या करते हैं लिख लेना, मतलब तुमको समझेगा, उस डायरेक्शन में तुम लोग सोचने लगोगे। फिर तीसरा क्या था, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमको कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने पड़ेंगे, कुछ यूज़र्स क्रिएट करने हैं, कुछ यूज़र को sudoers फाइल के अंदर ऐड करना है कि ताकि वो sudo कमांड यूज़ कर पाए। ये सारी चीज़ें हमको सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में या फिर इनिशियल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में करनी पड़ेगी। ओके कुछ स्क्रिप्ट्स डेवलपर लिखते हैं, वो किस लिए लिखेंगे कि हम उनको अगर किसी कुछ एक्सटर्नल सर्विसेज से को कॉल करना है या फिर कुछ एक्सटर्नल APIs को कॉल करना है, तो वो डेवलपर स्क्रिप्ट्स लिखेंगे। हमने जो पहले 3 पॉइंट जो देखे उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा। उसके लिए हमको क्या आना पड़ेगा, बेसिक लिनक्स आना पड़ेगा। तो शेल स्क्रिप्टिंग हो गया। अब बेसिक लिनक्स के ऊपर जाएंगे हम। लिनक्स के अंदर कुछ कुछ नेटवर्किंग रिलेटेड भी कमांड्स रहेंगे, वो देखने पड़ेंगे। ओके तो यहाँ पे हमारा शेल स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हो गया। तो शेल स्क्रिप्टिंग का हम यूज़ क्यों करते हैं, ऑटोमेट करने के लिए वर्क को, और उस फाइल को हम शेयर कर सके अलग अलग सर्वर में। इतने सारे कमांड्स को हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम फाइल्स को कर सकते हैं, तो इसलिए हम शेल स्क्रिप्टिंग सीखते हैं। एक एक कमांड हम एग्जीक्यूट करते बैठेंगे तो टाइम जाएगा, इसलिए हम क्या सीखते हैं, शेल स्क्रिप्टिंग सीखते हैं। तो इसलिए शेल स्क्रिप्टिंग सीखना इम्पोर्टेंट था। सो बाय, मिलते हैं लिनक्स सीखने के लिए या फिर कुछ दूसरे टॉपिक सीखने के लिए जो डेवॉप्स और AWS या फिर क्लाउड एंड डेवॉप्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बाय बाय।